इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया। एक महामारी फैली, पूरी दुनिया तबाह हो गई। जो लोग बचे उन्होंने खुद को लकड़ी की ऊंची दीवारों के पीछे कैद कर लिया। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि एक दिन ज़ॉम्बीज़ ने उनके इस आखिरी शहर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लिया। ज़ॉम्बीज़ का खूनी सैलाब शहर के अंदर घुस आया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और शुरू हुई एक ऐसी खूनी जंग जिसने इंसानियत के आखिरी गढ़ को भी तबाही की कगार पर ला खड़ा किया। आखिर क्या हुआ इस आखिरी शहर का, चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। आधी रात को सैरा की आंखें धमाकों की आवाज से खुलती हैं। बाहर का मंजर खौफनाक था। उसकी पड़ोसन ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वह चीखती हुई सैरा पर झपट पड़ी। सैरा जान बचाकर भागी, तभी उसके पापा जोल और चाचा टॉमी आ गए। उन्होंने उस ज़ॉम्बी को मारकर सैरा को बचा तो लिए, लेकिन असली नरक तो अभी शुरू होना था। सरकार संक्रमित इलाकों को बम से उड़ा रही थी और इन्हें इस लॉकडाउन से किसी तरह निकलना था। तभी एक हवाई जहाज इनके कार के इतने करीब गिरा जिससे कार पलट गई। हादसे में सैरा बुरी तरह जख्मी हो गई। टॉमी मोर्चा संभालने लगा, जबकि झोल सैरा को लेकर नदी की तरफ भागने लगा। अचानक उनको ज़ॉम्बीज़ दौड़ा लिए। वहां तैनात एक फौजी ने उनको गोली मार दी। सैरा बुरी तरह जख्मी हो गई। शहर से भागने वाले हर इंसान को मारने का ऊपर से ऑर्डर था। इससे पहले कि वो झोल को मारता, टॉमी ने पुलिस वाले को शूट कर दिया। फिर भी सैरा नहीं बच सकी। झोल घंटों रोता रहा। 20 साल बाद दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। तमाम लोकतांत्रिक सरकारें इतिहास बन गईं और कमान आ गई फेडरा के हाथों में, एक ऐसी क्रूर मिलिट्री अथॉरिटी जिसका सिर्फ एक ही उसूल था, जो भी उनके बनाए नियम को तोड़े उसको सीधे फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन इस तानाशाही के खिलाफ लोहा ले रहा था फायरफ्लाई नाम का एक विद्रोही संगठन, जो पिछले 2 दशकों से आजादी की जंग लड़ रहा था। बॉस्टन शहर के क्वारंटाइन जोन में फायरफ्लाई की लोकल कमांडर मर्लिन ने फेडरा के ही मिलिट्री स्कूल से एक 14 साल की लड़की को किडनैप किया था। उस पर 24 घंटे सख्त पहरा था। इस लड़की का नाम था एली। मर्लिन अच्छी तरह जानती थी कि पिंजरे में बंद ये मामूली सी दिखने वाली लड़की असल में पूरी इंसानी सभ्यता की तकदीर बदलने की चाबी है। इसी बॉस्टन शहर के एक अंधेरे कोने में झोल अपनी जिंदगी काट रहा था। उसका भाई टॉमी, जिससे वो अक्सर रेडियो पर संपर्क में रहता था, पिछले 3 हफ्तों से उसकी कोई खबर नहीं थी। इन मुश्किल सालों में झोल की जिंदगी में टेस नाम की एक मजबूत औरत आई थी, जो टॉमी को ढूंढने में उसका साथ दे रही थी। शहर से बाहर जाने के लिए उनके पास ट्रक था, लेकिन उसे चलाने के लिए बैटरी की जरूरत थी। टेस और जोल गाड़ी की बैटरी का सौदा करने रॉबर्ट नाम के एक डीलर के ठिकाने पर गए। उधर बॉस्टन के तमाम फायरफ्लाई एक सीक्रेट बिल्डिंग में जमा होने वाले थे, क्योंकि जिस 14 साल की लड़की को उन्होंने बंधक बना रखा था, उसे सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचाने का वक्त आ चुका था। कुछ घंटों बाद जब जोल और टेस उस ठिकाने पर पहुंचे तो वहां का नजारा खौफनाक था। पूरा गलियारा लाशों से पटा पड़ा था। रॉबर्ट मर चुका था और पास ही वो बैटरी पड़ी थी, जो पूरी तरह बेकार थी। शायद इसी खराब बैटरी के धोखेबाजी वाले सौदे ने यहाँ खूनी खेल रच दिया था। झोलगन तान कर आगे बढ़ा तो उसे एक घायल औरत मिली, जो अपने साथी को संभाल रही थी। इससे पहले कि झोल कुछ समझ पाता, एली अचानक चाकू लेकर उस पर झपट पड़ी, मगर झोल ने पल भर में उसे काबू कर लिया। वो घायल औरत फायरफ्लाई की हेड मर्लिन थी। झोल और मर्लिन एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि कुछ साल पहले तक टॉमी भी बॉस्टन में फायरफ्लाई के लिए ही काम करता था। झोल ने गुस्से में कहा कि टॉमी मुसीबत में है, उसे बचाने के लिए ट्रक तैयार है, पर यह बैटरी बेकार निकली। मर्लिन खुद इतनी बुरी तरह जख्मी थी कि वो एली को शहर से बाहर ले जाने की हालत में नहीं थी और फेडरा की मिलिट्री उनसे महज 5 मिनट की दूरी पर थी। खतरे को देखते हुए मर्लिन ने झोल को एक डील ऑफर की। अगर वो एली को सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा तो फायरफ्लाई उसे वो सब कुछ देगी जो वो मांगेगा। झोल और टेस ने आपस में मशवरा किया और आखिरकार एली को साथ लेकर उस गुप्त ठिकाने की तरफ निकल पड़े। लेकिन कर्फ्यू के इस दौर में बॉस्टन से बाहर कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था। फेडरा का सख्त पहरा था। टेस गुप्त रास्ते से होते हुए उन्हें शहर की सीमा पार कराने ही वाली थी कि तभी मिलिट्री के एक जवान ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने तीनों पर गन तान दी और एक एक करके उनका इन्फेक्शन टेस्ट करने लगा। जैसे ही एली की बारी आई, उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। बौखलाए फौजी ने तुरंत अपनी राइफल एली पर तान दी। पलक झपकते ही झोल उस जवान पर टूट पड़ा और उसे वहीं ढेर कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच टेस ने चालाकी से एली का टेस्ट किया तो स्कैनर चिल्ला उठा। एली इन्फेक्टेड थी। इससे पहले कि टेस उसे
खत्म करती, एली ने चीखते हुए अपने हाथ का जख्म दिखाया। वो घाव 3 हफ्ते पुराना था। इन्फेक्टेड होने के बाद मर्लिन ने उसे 3 हफ्ते तक हथकड़ी में रखा था, लेकिन एली 3 हफ्ते बाद भी बिल्कुल नॉर्मल थी। वो इम्यून थी, उसके खून में इस महामारी का तोड़ था। इसीलिए मर्लिन उसके खून से वैक्सीन बनाने के लिए उसे फायरफ्लाई के ठिकाने पर भेज रही थी। खैर, मौत के मुंह से निकलकर वे शहर की सीमा से बाहर तो आ गए, लेकिन मीलों का लंबा सफर सुकून से काटने के बाद अचानक उनके सामने एक बड़ी आफत खड़ी हो गई। मुख्य हाईवे पर सैकड़ों इन्फेक्टेड का जमावड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन जैसे ही वे दूसरे रास्ते पर मुड़े, कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी झड़प के बीच एक इन्फेक्टेड ने एली को दोबारा काट लिया। किसी तरह वे उस नरक से जान बचाकर निकले और बेहद मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार अपनी मंजिल यानी फायरफ्लाई के सीक्रेट बिल्डिंग तक पहुंचे। मगर वो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। वहां मौजूद फायरफ्लाई के तमाम लड़ाकों को फेडरा की मिलिट्री ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था और सारा सामान लूट ले गए थे। वहां एक चालू रेडियो तक नहीं बचा था, जिससे वे आगे का रास्ता जानने के लिए संपर्क कर पाते। तभी एली ने बताया कि उसने सुना था कि पश्चिम में फायरफ्लाई का एक बड़ा बेस कैंप है, जहां डॉक्टर्स की एक टीम इस महामारी का इलाज ढूंढने में जुटी। मगर जोल अब और आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता है। वो इस सुसाइड मिशन को छोड़कर वापस लौटने की बात करता है। तभी टेस भारी आवाज में कहती है, अब मेरा कोई घर नहीं है जोल, यही मेरा आखिरी ठिकाना है। टेस संक्रमित हो चुकी थी। पिछली मुठभेड़ में एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। वहीं दोबारा काटे जाने के बावजूद एली बिल्कुल नॉर्मल थी। टेस को अब साफ साफ दिख रहा था कि एली के खून में ही इस वायरस का इलाज छिपा है। उसने जोल से कसम खाने को कहा कि वो अपनी जान पर खेलकर भी एली को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाएगा। तभी वहां पड़ी लाशें अचानक ज़ॉम्बीज़ में तब्दील होने लगती हैं। दरअसल यह फंगस जमीन के नीचे मीलों तक एक जाल की तरह फैला हुआ था। अगर एक जगह भी कोई हरकत होती तो मीलों दूर बैठे इन्फेक्टेड को उसकी भनक लग जाती थी। जमीन के उस जाल ने सैकड़ों आदमखोरों को इस बिल्डिंग की तरफ दौड़ा दिया था। जोल ने टेस की उस आखिरी बात को माना और एली का हाथ पकड़कर उस मौत के सफर पर आगे बढ़ गया। उधर पीछे टेस ने उन सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ को अपने पास खींच लिया और खुद को उड़ाकर उस पूरी बिल्डिंग को श्मशान बना दिया। इसके बाद जोल और एली वायोमिंग की तरफ सफर पर निकल पड़े, जहां शायद जोल का भाई टॉमी जिंदा था। रास्ते में वे कंसास सिटी पहुंचे, लेकिन हाईवे बंद मिलने के कारण उन्हें शहर के अंदर से गुजरना पड़ा। तभी एक घायल आदमी ने मदद मांगी, मगर अनुभवी झोल समझ गया कि यह जाल है। वह आगे बढ़ा ही था कि सड़क पर बिछे ट्रैप से उनकी गाड़ी क्रैश हो गई और चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। झोल ने कई हमलावरों को मार गिराया। इसी दौरान एक लड़का उस पर भारी पड़ गया। एली ने हिम्मत की और वे मिलकर उस लड़के को मार दिए। बाद में पता चला कि जिन लोगों से उनका सामना हुआ था वे कैथलीन नाम की एक खूंखार महिला की आर्मी थी, जिसने फेडरा की तानाशाही खत्म कर पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। जोल और एली ने जिस लड़के को मारा वो कैथलीन का ही लड़का था। अपने बेटे की मौत के बाद कैथलीन जोल और एली को ढूंढने के लिए पागल हो चुकी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात हेनरी और उसके छोटे भाई सैम से हुई, जो शहर के मोस्ट वांटेड भगोड़े थे। हेनरी ने अपने कैंसर पीड़ित भाई को बचाने के लिए कैथलीन के भाई की मुखबिरी की थी, इसलिए पूरा शहर उसके खून का प्यासा था। चारों ने मिलकर शहर से भागने का फैसला किया और एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते निकल पड़े। कई घंटों की खौफनाक यात्रा के बाद वे शहर से बाहर निकलने ही वाले थे कि एक स्नाइपर ने उन पर हमला कर दिया। झोल ने सूझबूझ से स्नाइपर को खत्म किया, लेकिन तभी कैथलीन अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच गई। गोलियों और धमाकों के बीच एक भारी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन धंसा देता है, जिससे नीचे बंकर में कैद सैकड़ों इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। पल भर में पूरा इलाका नरक बन जाता है और कैथलीन की सेना उन आदमखोरों के सामने टिक नहीं पाती। अफरा तफरी में एली बहादुरी दिखाकर हेनरी और सैम की जान बचाती है, जबकि खुद कैथलीन भी इन्फेक्टेड का शिकार बन जाती है। किसी तरह चारों वहां से बच निकलते हैं और एक सुनसान घर में शरण लेते हैं। लेकिन रात में सैम एली को बताता है कि वह संक्रमित हो चुका है। एली अपनी इम्यूनिटी से उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर अगली सुबह सैम पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाता है और एली पर हमला कर देता है। मजबूर होकर हेनरी अपने ही भाई को गोली मार देता है और फिर खुद को भी खत्म कर लेता है। जोल और एली भारी मन के साथ उन्हें दफनाकर फिर अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। करीब 3 महीने बाद जोल और एली आखिरकार बर्फ से ढके वायोमिंग इलाके में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे सीमा के करीब पहुंचे, हथियारों से लैस घुड़सवारों के एक खतरनाक गिरोह ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गिरोह की लीडर ने उनसे पूछताछ की और जब जोल ने अपने भाई टॉमी का नाम लिया तो माहौल अचानक बदल गया। वे दोनों को अपने साथ एक बेहद सुरक्षित और आलीशान कम्युनिटी शहर में ले गए, जहां सालों बाद जोल की मुलाकात अपने भाई टॉमी से हुई।
जोल को पता चला कि टॉमी अब मारिया नाम की महिला के साथ इस सुरक्षित शहर में रह रहा है और मारिया ही इस पूरे इलाके की लीडर है। यह शहर बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ मजबूत लकड़ी की ऊंची दीवारें, हर कोने पर स्नाइपर्स का पहरा और अंदर रहने वाले लोगों के लिए आरामदायक जिंदगी। टॉमी अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खतरनाक सफर में जोल के साथ यह छोटी लड़की आखिर क्यों है। अकेले में जोल ने उसे टेस की मौत से लेकर एली के इम्यून होने तक का पूरा सच बता दिया। उसने दर्द भरी आवाज में कहा कि अगर टॉमी ने उससे संपर्क न तोड़ा होता तो शायद टेस आज जिंदा होती। टेस की मौत की खबर सुनकर टॉमी अंदर से टूट गया। उसने बताया कि फायरफ्लाई छोड़ने के बाद उसने मारिया के साथ यह नई जिंदगी शुरू की थी और इस शहर के नियमों के कारण बाहरी दुनिया से हर तरह का संपर्क बंद करना पड़ा। इसी बीच जोल को महसूस होने लगा कि अब वह पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। उसकी सेहत बिगड़ रही थी, इसलिए उसने टॉमी से गुजारिश की कि वह एली को फायरफ्लाई के मेडिकल बेस तक पहुंचा दे। टॉमी तैयार भी हो गया, लेकिन जब एली को इस फैसले के बारे में पता चला तो वह बुरी तरह भड़क उठी। इस बेरहम दुनिया में उसे सिर्फ झोल पर भरोसा था और वह किसी भी कीमत पर उससे अलग नहीं होना चाहती थी। आखिरकार एली की जिद और अपने अंदर छिपे लगाव के आगे झोल हार गया। उसने फैसला किया कि चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वह खुद एली को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। रवाना होने से पहले टॉमी ने अपने भाई से कहा कि इस शहर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। एली भी अब झोल की तरह बंदूक चलाना सीख गई थी और यही हुनर आगे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बनने वाला था। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद दोनों आखिरकार उस सीक्रेट मेडिकल बेस तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें फिर से निराशा हाथ लगी, क्योंकि फायरफ्लाई के लोग उस जगह को बहुत पहले ही खाली कर चुके थे। वहीं पड़े सुरागों और नक्शों से झोल को पता चला कि अब उनका अगला ठिकाना साल्ट लेक सिटी है, मगर वहां से निकलने ही वाले थे कि कुछ खूंखार लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। खूनी भिड़ंत में झोल ने दुश्मन को तो मार गिराया, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह दोनों घोड़े पर बैठकर गोलियों की बौछार के बीच वहां से भाग निकले, मगर ज्यादा खून बहने के कारण रास्ते में ही झोल बेहोश होकर गिर पड़ा। एली बुरी तरह डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह झोल को एक सुरक्षित ठिकाने पर ले गई, खंडहरों में दवाइयां खोजी और खुद ही उसके गहरे जख्म सिल दिए। दर्द से कराहते हुए झोल बार बार एली से कहता रहा कि उसे छोड़कर वापस टॉमी के पास चली जाए, मगर एली उसे मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं थी। कई दिन बीत गए, खाने का सारा सामान खत्म हो गया और मजबूरी में एली अकेले शिकार पर निकली। जंगल में उसने एक बड़े हिरण को घायल किया, लेकिन उसका पीछा करते करते वह डेविड और जेम्स नाम के दो रहस्यमयी शिकारियों तक पहुंच गई। डेविड ने दवाइयों के बदले हिरण का आधा मांस देने का सौदा रखा और एली मजबूरी में मान गई, मगर एली के जाते ही जेम्स ने बताया कि यही वह लड़की है जिसके साथी ने यूनिवर्सिटी में उनके आदमी एलेक्स को मार डाला था। डेविड ने ठंडी मुस्कान के साथ बदला लेने की कसम खाई। अगली सुबह एली ने देखा कि डेविड अपने खूंखार आदमियों के साथ उनके ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है। खतरा भांपते ही एली ने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया और शिकारियों को अपने पीछे लगा लिया ताकि झोल बच सके, लेकिन एक गोली सीधे उसके घोड़े को जा लगी और वह पकड़ी गई। डेविड उसे अपने कबीले में ले गया और लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। वहीं एली को पता चला कि भुखमरी से पागल हो चुका डेविड अपने लोगों को इंसानों का मांस खिलाकर जिंदा रख रहा था। दूसरी तरफ घायल होने के बावजूद झोल ने उन हमलावरों को पकड़ लिया था। उसने बेरहमी से एली का ठिकाना उगलवा लिया। उधर डेविड और जेम्स एली को काटने ही वाले थे कि एली ने आखिरी चाल चली। उसने डेविड के हाथ पर दांत गड़ा दिए और चीख कर कहा कि वह इन्फेक्टेड है और अब डेविड भी मरने वाला है। यह सुनकर डेविड घबरा गया और उसी मौके का फायदा उठाकर एली वहां से भाग निकली, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद डेविड ने उसे फिर दबोच लिया, मगर एली ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस दरिंदे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तभी जोल वहां पहुंच गया और इस तरह दोनों एक बार फिर मौत के सबसे खौफनाक जाल से जिंदा बाहर निकल आए। यहाँ से कहानी 14 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है। एक गर्भवती महिला जंगल में एक इन्फेक्टेड का शिकार हो जाती है, लेकिन वायरस पूरी तरह फैलने से पहले ही वह एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम उसने एली रखा। मरने से पहले वह अपनी दोस्त मर्लिन से झूठ बोली कि बच्ची का जन्म काटे जाने से पहले हुआ था ताकि एली को मार न दिया जाए। मर्लिन अपनी दोस्त को मुक्ति देकर मासूम एली को बॉस्टन ले आई, जहां उसकी परवरिश फेडरा के मिलिट्री स्कूल में हुआ। दरअसल गर्भ में ही वायरस के संपर्क में आने की वजह से एली बचपन से ही इम्यून बन चुकी थी। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। जोल और एली आखिरकार साल्ट लेक सिटी के उस आखिरी अस्पताल तक पहुंच चुके थे, लेकिन मंजिल के इतना करीब आने के बावजूद एली उदासी थी। उसे लग रहा था कि वो और जोल हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया और दोनों को बेहोश करके बंदी बना लिया। जब जोल की आंख खुली तो उसने खुद को फायरफ्लाई के कब्जे में पाया। सामने मर्लिन खड़ी थी। उसने बताया कि एली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका है। एली के दिमाग में बचपन से वही वायरस मौजूद था जिसने उसे इम्यून बना रखा था और डॉक्टर वैक्सीन बनाने के लिए उसके दिमाग का वही हिस्सा निकालना चाहते थे, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद एली कभी जिंदा नहीं बचती। यह सुनते ही जोल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मर्लिन से साफ कह
दिया कि यह सर्जरी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जोल की एक न सुनी और 2 गार्ड्स को आदेश दिया कि उसे अस्पताल से बाहर छोड़ाएं। मगर सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त जोल के दिमाग में सिर्फ एली का चेहरा घूम रहा था। अगले ही पल उसने बिजली की तेजी से दोनों गार्ड्स पर हमला किया, उनके हथियार छीने और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जो भी फायरफ्लाई सैनिक उसके रास्ते में आया, झोल ने उसे बिना रहम के खत्म कर दिया। लाशों का ढेर लगाता हुआ वह सीधे ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गया। अंदर डॉक्टर एली की सर्जरी शुरू करने वाले थे। एक डॉक्टर ने सर्जिकल चाकू लेकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन झोल ने उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद वह बेहोश एली को उठाकर अस्पताल से भाग निकला, मगर पार्किंग में मर्लिन बंदूक ताने उसका इंतजार कर रही थी। उसने आखिरी बार जोल को समझाने की कोशिश की कि एली की मौत से पूरी दुनिया बच सकती है, लेकिन जोल ने मर्लिन को भी गोली मार दी। कुछ घंटों बाद जब कार में एली को होश आया तो उसने घबराकर पूछा कि अस्पताल में क्या हुआ और क्या वैक्सीन बन गई। तब झोल ने उससे झूठ बोल दिया कि वहाँ पहले से ही कई और इम्यून लोग मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए। एली चुपचाप उसकी बात सुनती रही। साल्ट लेक सिटी के उस खूनी अस्पताल में हुए नरसंहार के 3 दिन बाद एक नई आर्मी स्क्वाड वहां पहुंची और फायरफ्लाई सैनिकों की लाशें देखकर सन्न रह गई। उस टीम की लीडर थी एबी, जिसके पिता उन्हीं डॉक्टरों में शामिल थे जिन्हें झोल ने एली को बचाने के लिए मार डाला था। एबी ने वहीं कसम खाई कि वह झोल को ढूंढकर उसे दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत देगी। मगर इस तबाह दुनिया में झोल को ढूंढना आसान नहीं था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इस दौरान झोल अपने भाई टॉमी के सुरक्षित शहर में लौट चुका था, जो अब एक मजबूत किले में बदल गया था। शहर की सुरक्षा के लिए हर दिन जवानों की पेट्रोलिंग टीमें बाहर भेजी जाती थीं और अब 19 साल की हो चुकी एली भी अपनी दोस्त डीना के साथ उन्हीं टीमों का हिस्सा थी। एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान एली का सामना एक बेहद चालाक इन्फेक्टेड से हुआ, जिसने उसे काट लिया, लेकिन एली ने अपना घाव सबसे छिपा लिया। उसी रात नए साल की पार्टी में डीना और एली करीब आए, मगर एक आदमी ने उनकी नजदीकी पर भद्दी टिप्पणी कर दी। झोल ने बीच में आकर उसकी बोलती बंद कर दी, लेकिन एली को उसका जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव रवैया पसंद नहीं आया और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। वहीं 5 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एबी ने झोल का सटीक सुराग ढूंढ निकाला था। इस अभेद्य किले जैसे शहर के 4 बड़े एंट्री गेट थे, जिन पर 24 घंटे हथियारबंद स्नाइपर्स की नजर रहती थी। उनकी अपनी एक पूरी आर्मी थी, जिसके रहते इस कम्युनिटी के भीतर जबरन दाखिल होना साक्षात मौत को गले लगाने जैसा था। हालात भांपकर एबी ने अपनी टीम के आगे एक नया प्लान रखा। हम शहर के बाहर पेट्रोलिंग पर निकलने वाली किसी छोटी टीम को बंधक बनाएंगे और उनसे झोल मिलर का पता उगलवाएंगे। आज आसमान में घने काले बादल छाए थे, जो एक भयानक बर्फीले तूफान के आने का साफ संकेत दे रहे थे। काफी देर तक ऊंचाई से शहर पर नजर रखने के बाद जब एबी से वो बर्दाश्त से बाहर होती ठंड नहीं झेली गई, तो उसने वापस अपने कैंप की तरफ मुड़ने का फैसला किया। लेकिन तभी उसकी नजर घोड़े पर सवार 2 धुंधली आकृतियों पर पड़ी, जो शायद शहर के ही गार्ड्स थे। एबी उनका पीछा करने के चक्कर में आगे बढ़ी, पर पैर फिसलने की वजह से वो सीधे बर्फ के पहाड़ से नीचे फिसलती चली गई। वह नीचे गिरकर एक ऐसी जगह रुकी जो किसी श्मशान से कम नहीं थी। वहाँ चारों तरफ लाशों का अंबार लगा था। अचानक वे जाग उठे। एबी अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से हो सकता था भागी और रास्ते में बने एक सुनसान प्रॉपर्टी के भीतर घुस गई। ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी एन वक्त पर एक गोली चली और झोल ने बिजली की फुर्ती से उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। दरअसल मौसम खराब होता देख झोल और डीना ने भी इसी मकान को अपना सेफ हाउस बनाया था। तभी नीचे से डीना की चीखने की आवाज गूंजी, झोल नीचे और भी इन्फेक्टेड आ रहे हैं, जल्दी करो। डीना के मुंह से वो नाम सुनते ही एबी के बदन में बिजली दौड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स को वो 5 सालों से ढूंढ रही थी, उसी ने अभी अभी उसकी जान बचाई है। एबी के भीतर बदले का ज्वालामुखी फट पड़ा, लेकिन वो चाहकर भी उस वक्त झोल पर हमला नहीं कर सकी, क्योंकि भागदौड़ के बीच उसकी पिस्तौल बर्फ में कहीं गिर चुकी थी। दूसरी तरफ शहर के भीतर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मजदूर को कंक्रीट के बीच फंगस का एक जिंदा जाल दिखाई दिया। अगले ही पल पूरे इलाके में खतरे के सायरन गूंज उठे। शहर में तुरंत रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया और इमरजेंसी बंकरों के दरवाजे खोलकर बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित अंदर भेज दिया गया। हालात बिगड़ते देख टॉमी ने तुरंत रेडियो पर झोल से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन बर्फीले तूफान और खराब मौसम की वजह से सिर्फ सन्नाटा हाथ लगा। घबराकर टॉमी ने जैसी को वायरलेस पर लिया और बताया कि झोल कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। ये सुनते ही एली और जैसी बिना एक पल गंवाए झोल को ढूंढने के लिए 2 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, ताकि पूरे इलाके को छानकर वे आगे एक तय पॉइंट पर मिल सकें। उधर हजारों इन्फेक्टेड का एक रेला झोल डीना और एबी के पीछे पड़ चुका था। इसी बीच शहर की मजबूत दीवारों पर भी आदमखोरों के पहले जत्थे ने धावा बोल दिया। टॉमी और उसके जांबाज सैनिकों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दीवारों से नीचे पेट्रोल के भारी ड्रम फेंकना शुरू किए और सटीक निशाना लगाकर उनमें आग लगा दी। पल भर में आधी से ज्यादा फौज जिंदा जलने लगी और बचे हुए ज़ॉम्बीज को सैनिक अपनी बंदूकों से भूनने लगे, मगर उनकी तादाद घटने के बजाय हर सेकंड दोगुनी रफ्तार
रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। इधर झोल अपना शहर जलता देखा वापस जाने के लिए बेचैन हो उठा। तब एबी ने उसे समझाया कि वहाँ जाने से पहले वो ठंड से ही मर जाएगा। एबी का ठिकाना यहाँ से थोड़ी दूर पर ही था, वहाँ से कंबल वगैरह लेकर वो आराम शहर लौट सकता है। झोल और डीना कंबल लेने के लिए एबी के उसी सीक्रेट ठिकाने की तरफ मुड़ गए। उधर ज़ॉम्बीज़ के उस उबलते हुए सैलाब के बीच से अचानक एक ब्लोटर प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस ब्लोटर ने एक ही झटके में शहर की मजबूत लकड़ी की दीवार को तिनके की तरह तोड़ डाला और हजारों इन्फेक्टेड शहर की गलियों में घुस गए। लेकिन टॉमी की कम्युनिटी इस कयामत के लिए पहले से तैयार थी। हर एक घर की छत और खिड़की पर हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे, जिन्होंने अंदर घुसते ही आदमखोरों पर बारूद की बारिश कर दी। इसी बीच टॉमी का सामना सीधे उसी विशाल ब्लोटर से हो गया। उस मॉन्स्टर की खाल इतनी मोटी थी कि गोलियां उस पर बेअसर थीं। काफी देर तक चले इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार टॉमी ने अपनी सूझबूझ से उस ब्लोटर को आग के हवाले कर दिया। हालात को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए मारिया ने अपने उन खूंखार शिकारी कुत्तों की जंजीरें खोल दी, जो इस जंग में ट्रूप का इक्का साबित हुए, और उन्होंने बचे कुचे इन्फेक्टेड को चीर कर रख दिया। उधर एबी, जोल और डीना को अपने झांसे में लेकर आखिरकार अपने उस सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचा देती है। दूर से अपने शहर को आग की लपटों में घिरा देख झोल का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बुरी तरह बेचैन था। उसने अंदर कदम रखते ही कड़क आवाज में कहा, जो कुछ भी गर्म कंबल और गोला बारूद है उसे तुरंत समेटो। हमारे पास वक्त नहीं है, हम ठीक 3 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों, इस बूढ़े शख्स का नाम जोल है। इससे पहले कि झोल या डीना कुछ समझ पाते, एबी के एक साथी ने बिजली की फुर्ती से डीना पर बंदूक तान दी और पलक झपकते ही उसे सुई लगाकर बेहोश कर दिया। वे किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ झोल से अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। एबी ने शॉटगन से सीधे झोल के घुटने पर फायर कर दिया। लहूलुहान झोल ने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम सब फायरफ्लाई हो? एबी ने कहा, फायरफ्लाई तो उसी दिन इतिहास बन गए थे जिस दिन तुमने अस्पताल में घुसकर हमारे 18 जवानों और उस बेबस डॉक्टर को बेरहमी से मार डाला था। वो डॉक्टर कोई और नहीं, मेरे पिता थे जोल। अपने पिता की मौत का खौफनाक सच उगलते ही एबी के सिर पर पागलपन सवार हो गया। उसने पास पड़ी एक भारी गोल्फ स्टिक उठाई और झोल पर अंधाधुंध वार करने शुरू कर दिए। वार इतने बेरहम थे कि पीटते पीटते वो मजबूत गोल्फ स्टिक भी बीच से टूट गई। मगर एबी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने स्टिक फेंकी और झोल के चेहरे पर अपने भारी पंचों की बरसात कर दी। झोल को इस कदर जानवरों की तरह पिटता देख खुद एबी के साथियों की रूह कांप उठी। उधर झोल को ढूंढती हुई एली जब इस ठिकाने के मुख्य गेट पर पहुंची तो वहां झोल और डीना के घोड़ों को देख उसके कान खड़े हो गए। उसे अनहोनी का एहसास हो चुका था। एली बिना एक पल गंवाए बंदूक तानकर ऊपर वाले कमरे में घुसी जहां झोल खून से लथपथ पड़ा था। एली ने चीखते हुए सीधे एबी पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बगल में खड़े एबी के साथी ने एली को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर लाचार पड़ी एली तड़पते हुए रोने लगी। एली की वो दिल चीर देने वाली चीखें सुनकर झोल ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी, उठने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन एबी के दिल में रहम का कोई कतरा बाकी नहीं था। उसने टूटी हुई गोल्फ स्टिक का नुकीला हिस्सा उठाया और पूरी ताकत से झोल की गर्दन में घोंप दिया। झोल की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। एली के भीतर का दर्द पल भर में खूंखार नफरत में बदल गया। उसने दांत भींचते हुए उन शिकारियों की तरफ देखा और चीखकर कसम खाई, मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। सुन लो, तुम में से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इस खौफनाक कत्लेआम को अंजाम देने के बाद एबी और उसकी टीम वहां से रफू चक्कर हो गई। कुछ ही देर बाद झोल को ढूंढता हुआ जैसी भी उसी फ्लोर पर पहुंचा, वह तुरंत बदहवास एली और बेहोश डीना को संभाला और फिर वे भारी मन से झोल की बेजान बॉडी को उठाकर वापस अपने शहर लौट आए, जहां अब बदले की एक विनाशकारी जंग की शुरुआत होने वाली थी। पता चला कि इन्फेक्टेड लोगों के उस खौफनाक हमले ने पूरे शहर को श्मशान बना दिया था। अस्पताल के गलियारे घायलों की चीखों से गूंज रहे थे। झोल की मौत के सदमे से एली का दिमाग इस कदर दहल चुका था कि उसे बार बार पैनिक अटैक पड़ रहे थे। दूसरी तरफ टॉमी ने जैसे ही कफन हटाकर झोल का लहूलुहान चेहरा देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। इस तबाही के 3 महीने बाद भी शहर पूरी तरह संभल नहीं पाया था। आज आखिरकार एली को अस्पताल से छुट्टी मिली। वह सीधे झोल के सूने कमरे में गई और उसकी जैकेट को सीने से लगाकर रोती रही। डीना ने बताया कि वो झोल को मारने वाले उस पूरे गिरोह का ठिकाना और उनके नाम अच्छे से जानती है। बेहोश होने से ठीक पहले उसकी नजर उन हमलावरों के बैग पर पड़ी थी, जिस पर एक पीले रंग का ट्रायंगल, भेड़िए का सिर और WLF लिखा हुआ था। कुछ समय पहले डीना ने यह नाम यूजीन से सुना था। ये शिकारी सिएटल शहर से ताल्लुक रखते थे। अब एली के सामने उसकी मंजिल साफ थी, लेकिन टॉमी ने एली को शहर की सरहद पार करने से साफ मना कर दिया।
गया। उसी रात वो और डीना चुपके से अपने घोड़े शिमर को लेकर अंधेरे में शहर से भाग निकली। एंट्री गेट पर पहरा दे रहे सेठ ने भी उनका साथ दिया। उसने चुपचाप उनके लिए 2 हफ्तों का राशन, शराब और जरूरी दवाइयाँ बैग में रख दी। निकलने से पहले एली आखिरी बार जोल की कब्र पर गई, उसे अलविदा कहा और फिर दोनों सिएटल के खूनी सफर पर आगे बढ़ गईं। हफ्तों के थकाऊ सफर के बाद जब वे सिएटल की सीमाओं के नजदीक पहुंची तो रास्ते में उन्हें कुछ इंसानी लाशें बिखरी मिली। उन शवों के चेहरे और बदन पर अजीब निशान बने थे। यहाँ से कहानी 11 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जिससे सिएटल के इस नए नरक का इतिहास सामने आता है। फेडरल मिलिट्री की एक बस सिएटल के क्वारंटाइन जोन की गलियों से गुजर रही थी। बस के अंदर बैठा एक फौजी सिएटल के आम नागरिकों को गंदी नाली का कीड़ा कहकर उनका मजाक उड़ा रहा था। ये सुनकर उनके सार्जेंट आइजक का पारा चढ़ गया। आइजक ने उसे डांटते हुए कहा, हमने इन लोगों के जीने के अधिकार से लेकर वोटिंग राइट्स तक छीन लिए। आए दिन सड़कों पर इनकी लाशें गिर रही हैं और तुम्हें यह एक मजाक लग रहा है? तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी और बस बीच सड़क पर रुक गई। सामने कुछ गाड़ियों को खड़ा करके पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया था। सड़क के उस पार कुछ लोग खड़े थे। सार्जेंट आइजक बस से उतरा और अपने साथ सिर्फ एक नए युवा रिक्रूट को लेकर मामला जांचने गया। पता चला वो वुल्फ गिरोह से थे और जो महिला आइजक से बात करने आई थी उसका नाम हेनराहन था। हेनराहन से हाथ मिलाते ही आइजक के तेवर बदल गए। वह वापस अपनी मिलिट्री बस के पास लौटा और चालाकी से 2 जिंदा ग्रेनेड बस के अंदर फेंक दरवाजा बंद कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ आइजक ने अपनी ही बटालियन के सभी फौजियों को जिंदा भून डाला। दरअसल आइजक बहुत पहले ही फेडरा की तानाशाही से गद्दारी करके पीठ पीछे वुल्फ संगठन का मुखिया बन चुका था। उधर एली और डीना सिएटल के भीतर कदम रख चुकी थी। शहर में कुछ दूर अंदर जाने पर उन्हें फेडरा का एक पुराना मिलिट्री बेस मिला, जहां चारों तरफ फौजियों की सड़ी गली लाशें बिखरी पड़ी थी। नजारा साफ बयां कर रहा था कि WLF के लड़ाकों ने यहाँ फेडरा को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा था। पास ही के एक ऊंचे टावर पर WLF लिखा हुआ था। दूसरी तरफ वुल्फ का बेरहम मुखिया आइजक एक स्कार को यातनाएं दे रहा था। दरअसल इन दिनों सिएटल के जंगलों में स्कार नाम के कट्टर आदिवासी और WLF के बीच खूनी जंग छिड़ी हुई थी। रास्ते में एली को जो विकृत लाशें मिली थी वे इसी स्कार गिरोह के लोगों की थी। आइजक ने लोहे के एक खौलते हुए गर्म पेन से उस स्कार के बदन को दागा और दहाड़ते हुए पूछा, तुम्हारा गिरोह अगला हमला कहाँ करने वाला है? मगर उस स्कार ने उफ तक नहीं की, चुपचाप अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा दिया। आइजक समझ गया कि यह कल्ट लड़ाका मुंह नहीं खोलेगा। उसने बिना वक्त गंवाए उसके सिर में गोली मार दी। इधर दिन भर छिपे रहने के बाद जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, एली और डीना उस WLF टावर वाली बिल्डिंग की रेकी करने निकली। वहाँ उन्हें पहली मंजिल की एक खिड़की टूटी हुई दिखाई दी। एली ने बारीकी से दीवार को देखा और कहा, कोई पाइप के सहारे खिड़की तोड़कर अंदर गया है, हमें भी यही रास्ता पकड़ना होगा। दोनों खिड़की से बिल्डिंग के भीतर दाखिल हो गईं। कमरे का दरवाजा खोलते ही सामने एक लाश पड़ी थी। यह वुल्फ का एक सिपाही था जिसे तीरों से सूंता गया था। अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किसी ने WLF की पूरी टुकड़ी को बेरहमी से मारकर छत से टांग रखा था। एली ने बारीकी से एक एक लाश का चेहरा देखा, लेकिन उनमें से कोई भी झोल का कातिल यानी AB के ग्रुप का नहीं था। वहीं दीवार पर पीड़ितों के खून से लिखा था, फील हर लव, और नीचे एक अजीब सा निशान बना था। ये वही निशान था जो डिना और एली ने जंगल में मिले लाशों के शरीर पर देखा था। वे समझ गई कि इसी निशान के लोगों ने WLF के इस पूरी पलटन को तड़पा कर मारा है। तभी अचानक कुछ आवाज गूंजी। दरअसल मरने से ठीक पहले वुल्फ के सिपाहियों ने बैकअप टीम को कॉल कर दिया था। खतरे की आहट पाते ही एली और डीना तुरंत काउंटर के पीछे छिप गईं। अगले ही पल WLF की एक भारी भरकम रीइंफोर्समेंट टीम हथियारों के साथ कमरे में दाखिल हुई। अपने साथियों की यह विभत्स हालत देखकर उनके होश उड़ गए। उनका सीनियर ऑफिसर गुस्से में चिल्लाया, यह यकीनन उन जंगली स्कार्स का ही काम है। पूरे स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारो और जो भी जिंदा मिले उसे तुरंत खत्म कर दो। सिपाहियों ने टॉर्च चमकाकर तलाशी शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए एली और डीना दबे पांव ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भागी, मगर एक वुल्फ शिकारी को ऊपर आहट का शक हो गया और वह अपनी राइफल ताने सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। एली कोने में दुबक कर सही वक्त का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह फौजी कमरे के भीतर आया, एली तेंदुए की तरह उस पर झपटी और उसे जमीन पर पटक दिया। पीछे से डीना ने उसके सिर को उड़ा दिया। बिना एक सेकंड गंवाए दोनों ने सामने की खिड़की का शीशा तोड़ा और सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरकर उस मौत के ठिकाने से रफू चक्कर हो गईं। वुल्फ हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए थे। सीधे रास्ते निकलना नामुमकिन था, इसलिए एली और डीना ने फुर्ती दिखाई और मलबे के एक संकरे छेद से रेंगती हुई एक जर्जर बिल्डिंग के भीतर घुस गईं। रास्ता इतना तंग था कि वुल्फ के सैनिक अंदर नहीं आ सके। उनमें से एक ने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और अपनी टीम को अलर्ट किया। टारगेट ट्रांजिट टनल की तरफ भागा है। साउथ गेट को चारों तरफ से ब्लॉक कर दो। ये असल में एक पुराना सबवे स्टेशन था, जहां पटरी पर ट्रेन की बोगियां कबाड़ बनी
खड़ी थी। दोनों किसी तरह साउथ गेट की तरफ बढ़ी, लेकिन वहाँ वुल्फ की भारी पलटन पहले से ही पोजीशन लिए खड़ी थी। वे पूरी तरह जाल में फंस चुकी थी। मगर तभी टनल के अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई ज़ॉम्बीज़ की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें गूंज उठी। एली और डीना तुरंत पास ही पलटी हुई एक ट्रेन की बोगी के भीतर घुस गईं, जो कंकालों से अटी पड़ी थी। लेकिन ज़ॉम्बी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे बोगी की खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर घुसने लगे। एली और डीना ने अपनी जान की बाजी लगा दी, गोलियां चलाईं, चाकू घोंपे और किसी तरह रास्ता बनाते हुए बोगी के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गईं। मगर बाहर भी मौत उनके पीछे लगी रही। दोनों बदहवास दौड़ती हुई सबवे स्टेशन के आखिरी निकास द्वार तक पहुंची, लेकिन वो लोहे का दरवाजा पूरी तरह जाम हो चुका था। एली ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, किसी तरह दूसरी तरफ पार हो गई। डीना उसी तरफ रह गई। तभी एक खूंखार ज़ॉम्बी ने डीना पर हमला कर दिया और उसे काटने ही वाला था कि एली ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। किसी तरह उसे ढेर किया और दोनों उस जगह से जिंदा बाहर निकल आईं। डीना ने अपनी आंखों से देखा था कि ज़ॉम्बी ने एली को काटा था और तब एली ने इम्यून होने का वो राज खोल दिया। डीना ने भी उसे खुशखबरी दी, वो प्रेग्नेंट थी। स्टेशन की तलाशी के दौरान उसे एक मेडिकल किट से प्रेगनेंसी का पता चला था। उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसी का था। तभी रेडियो पर अचानक एक मैसेज गूंजा। वुल्फ का एक कमांडर कह रहा था, हम वापस बेस की तरफ लौट रहे हैं और सभी बचे हुए साथियों को लेक हिल शिफ्ट कर रहे हैं। नोरा से कहो कि वो मेडिकल टीम के साथ अलर्ट रहे। नोरा नाम सुनते ही एली का बदन सिहर उठा। उसे अच्छे से याद था कि जोल के कत्ल के वक्त उस कमरे में नोरा नाम की लड़की भी मौजूद थी। रेडियो पर यकीनन उसी की बात हो रही थी। एली ने तुरंत मैप खोला, लेक हिल की लोकेशन देखा और निकल पड़ी। जल्द ही वे लेक हिल के उस इलाके में पहुंच गईं। वहां एक पुरानी बिल्डिंग के भीतर अचानक उनका सामना दर्जनों खूंखार ज़ॉम्बीज़ से हो गया। एली ने डीना को सुरक्षित रखने के लिए एक लोहे की जालीदार कोठरी भेज दिया और खुद उन ज़ॉम्बीज़ से अकेले ही भिड़ गई, क्योंकि वो इम्यून थी। मगर ज़ॉम्बीज़ की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वे कुछ ही पलों में एली पर भारी पड़ने लगे और उसे जमीन पर दबोच लिया। कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उस जाली को भी बेरहमी से तोड़ डाला जिसके पीछे डीना छिपी बैठी थी। दोनों तरफ से मौत उन्हें घेर चुकी थी और उनका बच निकलना अब बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली और ऐन वक्त पर वहाँ जैसी मसीहा बनकर प्रकट हुआ। उसने अपनी राइफल से उन ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम कर दिया। बाकी भाग निकले। इसी दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर WLF के शिकारी भी वहाँ पहुँच गए। वुल्फ के सैनिकों ने बिना कोई चेतावनी दिए सीधे उन तीनों पर बारूद की बौछार कर दी। वे तीनों जान बचाने के लिए भागते हुए पास ही के एक सुनसान पार्क के भीतर घुस गए। उन्हें पार्क के अंदर जाता देख वुल्फ के सिपाहियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि वह इलाका बेहद खतरनाक माना जाता था। जैसी बिना एक पल गंवाए पार्क से सुरक्षित बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशने में जुट गया। और सुनो, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। टॉमी भी मेरे साथ ही सिएटल आया है और वो दूसरी दिशा में तुम दोनों को ढूंढ रहा है। हमारा प्लान है कि सुबह एक तय ठिकाने पर हम सब एक साथ मिलेंगे और फिर बिना देर किए सीधे वापस अपने शहर लौट चलेंगे। तभी सन्नाटे को चीरती हुई अजीब सी सीटियों की आवाजें गूंजने लगी। धीरे धीरे तीनों को एहसास हुआ कि वे अनजाने में स्कार्स के प्रतिबंधित इलाके में कदम रख चुके हैं। झाड़ियों के पार एक खाली जगह पर स्कार्स के आदिवासियों का एक झुंड इकट्ठा था, जिन्होंने वुल्फ के एक सिपाही को बंधक बना रखा था। वह फौजी खौफ से कांपते हुए गिड़गिड़ा रहा था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मुझे अपने कमांडर आइजक के अगले हमले के हर एक प्लान के बारे में सब पता है। मगर उन कट्टर लड़ाकों पर उसकी भीख का कोई असर नहीं हुआ। स्कार्स के मारने का यही चिरपरिचित तरीका था। डीना से यह विभत्स क्रूरता बर्दाश्त नहीं हुई और डर के मारे उसके मुंह से एक तीखी चीख निकल गई। चीख सुनते ही एक स्कार ने तीर सीधे डीना के पैर में दे मारा। हालात बेकाबू होते देख एली ने तुरंत फैसला लिया, मैं गोलियां चलाकर इनका ध्यान भटकाती हूँ और इन्हें दूसरी तरफ खींचती हूँ। हम सब सीधे उसी पुराने थिएटर में मिलेंगे। छुपते छुपाते आखिरकार भागते हुए पार्क के मुख्य निकास द्वार पर पहुंच गई। मगर एक तरफ स्कार्स थे तो दूसरी तरफ वुल्फ के आधुनिक सैनिक पोजीशन लिए खड़े थे। एली घास में लेटकर उस ओर जाने लगी। तभी पहरे पर तैनात वुल्फ के एक शिकारी कुत्ते की नजर एली पर पड़ गई और वह जोर जोर से भौंकने लगा। एक सोल्जर तुरंत हथियारों के साथ उसी तरफ जांच करने गया। हालांकि उनके वहां पहुंचने से पहले ही एली दीवार के छोटे छेद के रास्ते रेंग कर अंदर घुस चुकी थी। सोल्जर को लगा कि शायद कोई छोटा मोटा जंगली जानवर अंदर घुसा है। हॉस्पिटल के अंदर नोरा एक घायल वुल्फ फौजी की मरहम पट्टी करने के बाद हाथ धो रही थी। वो पूरी तरह बेफिक्र थी। तभी अचानक एली ने पीछे से दबे पांव आकर सीधे उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। एली ने ठंडे लहजे में उसे धमकाते हुए कहा, मुझे एबी का पता बताओ, सीधा सीधा बोल दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मगर नोरा ने चालाकी दिखाई और वहां से भाग निकली। गलियारों में बदहवास दौड़ते हुए वह गले की पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने साथियों को अलर्ट करने लगी, अंदर घुसपैठियां आ चुकी है, उसे अभी के अभी खत्म कर दो।
भागते भागते जब नोरा को चारों तरफ से रास्ते बंद मिले तो उसने बिना सोचे समझे सामने दिख रही एक पुरानी लिफ्ट के खुले शाफ्ट में छलांग लगा दी। ये लिफ्ट सीधे अस्पताल के सबसे निचले हिस्से यानी बेसमेंट B2 की तरफ जाती थी। यह वही शापित बेसमेंट था जिसकी हवा में जानलेवा इन्फेक्शन फैला हुआ था, मगर नोरा इस खौफनाक हकीकत से पूरी तरह अनजान थी। अंदर का मंजर किसी नरक जैसा था। चारों तरफ फंगस की दीवारें बनी थीं, जिनमें से कुछ अब भी पूरी तरह सक्रिय थे। तभी नोरा के बुरी तरह खांसने की आवाज गूंजी। एली आवाज का पीछा करते हुए जब उस कोने में पहुंची तो देखा कि नोरा जमीन पर बैठी हवा में फैले वायरस के कारण तड़प रही थी। नोरा ने एली को देखते ही नफरत से चिल्लाकर कहा, यहाँ की हवा में मौत तैर रही है। तेरे इस पागलपन के चक्कर में अब हम दोनों तड़प तड़प कर यहीं मरेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि एली जहरीली हवा में बिल्कुल सामान्य खड़ी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पल भर में समझ आ गया कि यह वही चमत्कारी इम्यून लड़की है जिसका जिक्र फायरफ्लाई के अस्पताल में हुआ था। एली ने एक बार फिर उससे एबी का ठिकाना पूछा, लेकिन नोरा ने अपने साथियों से गद्दारी करने से साफ मना कर दिया। एली ने पास ही पड़ा लोहे का एक भारी पाइप उठाया और पूरी ताकत से उसके घुटनों का कचूमर बना दिया। फिर उसे तड़प कर मरने के लिए वहीं छोड़ गई। दूसरी तरफ जैसी डीना को लेकर पुराने थिएटर में पहुंच चुका था, उसने बिना देर किए डीना के पैर से वो तीर खींचा, उसकी मरहम पट्टी की। कुछ घंटों बाद एली भी बदहवास हालत में थिएटर लौट आई। अगली सुबह जख्मी डीना को थिएटर के एक सुरक्षित कोने में आराम करने के लिए छोड़कर वे टॉमी की तलाश में निकल पड़े। इसी बीच मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ने लगा। दूसरी तरफ लेक हिल के मुख्य मिलिट्री बेस पर वुल्फ की पूरी आर्मी किसी बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की तैयारी में जुटी नजर आ रही थी। उनका सर्वोच्च कमांडर आइजक अपने सबसे भरोसेमंद सार्जेंट पार्क के साथ इस महा हमले की आखिरी रणनीति पर चर्चा कर रहा था। आइजक ने गंभीर आवाज में कहा, आज रात की जंग इतनी भयानक होने वाली है कि इसमें हम दोनों की जान भी जा सकती है। हमारी फौज खौफ में है। हमारे बाद इस पूरे संगठन को संभालने का दम सिर्फ एबी में ही है। इस पर सार्जेंट पार्क ने मायूसी से जवाब दिया, एबी और उसकी पूरी टुकड़ी कई दिनों से लापता है कमांडर। इस कयामत के वक्त उनके लौटने की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। उनकी इस बातचीत से साफ था कि आज रात वुल्फ की पूरी सेना स्कार्स के आदिवासियों का नामो निशान मिटाने के लिए उनके द्वीप पर एक आखिरी धावा बोलने वाली थी। उधर एली और जैसी घंटों का लंबा सफर तय करके उस ठिकाने पर पहुंचे जहां टॉमी के होने की उम्मीद थी, लेकिन टॉमी वहां मौजूद नहीं था। वे दोनों वहीं रुककर टॉमी के लौटने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक उनके पास मौजूद वुल्फ के रेडियो पर एक इमरजेंसी कॉल गूंजी। अलर्ट! साउथ लेक मरीना की तरफ एक बेहद खतरनाक स्नाइपर छिपा हुआ है। हमारे 2 जांबाज सिपाही मारे जा चुके हैं। हमें तुरंत बैकअप चाहिए। ये सुनते ही जैसी की आंखों में चमक आ गई, वह तुरंत बोला, ये खूंखार स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि यकीनन हमारा टॉमी ही है। टॉमी की सही लोकेशन का अंदाजा लगाने के लिए दोनों तुरंत उस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गए। वहां से दूर देखने पर गोलियों की तड़तड़ाहट दाईं ओर से आ रही थी, जबकि उसके ठीक विपरीत दिशा में समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा एक्वेरियम नजर आ रहा था। एली को शक हुआ कि एबी उसी एक्वेरियम के भीतर छिपी हो सकती है, लेकिन जैसी उस तरफ कदम बढ़ाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका साफ मानना था कि पहले अपने भाई टॉमी की जान बचाना सबसे पहला फर्ज है। एली ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो स्नाइपर टॉमी ही है? हो सकता है टॉमी पहले से ही उस एक्वेरियम की तरफ गया हो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। आखिरकार जैसी एली को उसके हाल पर छोड़कर अकेले ही टॉमी को मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए मरीना की तरफ चला गया। एली को एक्वेरियम वाले उस सुनसान इलाके तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। वह समंदर के किनारे पहुंची ही थी कि तभी उसे तट पर वहां वुल्फ के जहाजी बेड़ों का एक बहुत बड़ा काफिला कतार बांधकर स्कार्स के द्वीप पर जंग के लिए रवाना हो रहा था। एली तुरंत उनकी छोड़ी हुई एक मोटरबोट में सवार होकर एक्वेरियम की तरफ बढ़ गई। अभी वह बीच समंदर में ही थी कि उसके ठीक पीछे द्वीप की तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज से समंदर का पानी कांप उठा। दूसरी तरफ एक्वेरियम की अंधेरी बिल्डिंग के भीतर हमें एबी के ही ग्रुप के 2 करीबी साथी ओवेन और मेल दिखाई देते हैं, जो आपस में एबी के अचानक लापता होने को लेकर गहरी चिंता में डूबे थे। तभी अचानक एली साए की तरह अंधेरे से निकली और सीधे उन दोनों पर बंदूक तान दी। मैं यहाँ तुम दोनों की जान लेने नहीं आई हूँ, बस मुझे सीधा सीधा बता दो कि एबी कहाँ छिपी है। तभी एबी के उस दोस्त ने चालाकी दिखाने नाकाम कोशिश की, मगर एली की गोली सीधे ओवेन की गर्दन को चीरती हुई उसके ठीक पीछे खड़ी मेल की गर्दन में भी जा धंसी। और खौफनाक बात यह थी कि वह प्रेग्नेंट थी। वह मरणासन्न हालत में तड़पते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर एली से गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मेरा पेट
चीरकर मेरे बच्चे को बाहर निकाल लो। एली के हाथ में चाकू था, लेकिन चाहकर भी वह चाकू नहीं चला सकी। इस घटना ने एली के भीतर तक को झकझोर दिया। कुछ घंटों बाद टॉमी और जैसी भी उसी एक्वेरियम में पहुंच गए। वहां से वापस उसी पुराने थिएटर में लौट आए। उन्होंने फैसला किया कि सिएटल में अब और रुकना सही नहीं है, इसलिए अगली सुबह सूरज उगते ही वे इस खतरनाक शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मगर वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि मौत का साया उनका पीछा करते करते खुद थिएटर की दहलीज तक आ पहुंचा था। पूरा प्लान तैयार करने के बाद टॉमी अपना सामान पैक करने के लिए बगल के कमरे में चला गया। तभी अचानक टॉमी की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही एली और बंदूकें तान कर भागते हुए जैसे ही हॉल का मुख्य गेट खोला, एबी की बंदूक से निकली गोली जैसी कि सिर को भेद गई और वह वहीं मर गया। एली ने बिजली की फुर्ती दिखाई और अपनी जान बचाकर तुरंत कवर में छिप गई। तभी एबी की आवाज गूंजी, एली चुपचाप बाहर निकल आओ, वरना मैं तुम्हारे इस दूसरे साथी का भी भेजा उड़ा दूंगी। मैंने और मेरे साथियों ने रहम खाकर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और तुमने बदले में सिएटल आकर मेरे एक एक दोस्त को बेरहमी से मार डाला। इससे पहले कि एली कुछ समझ पाती, एबी की गन से एक और फायर हुआ। उस काली रात थिएटर के उस बंद कमरे में आगे क्या खूनी खेल खेला गया और क्या एली इस जानलेवा हमले से जिंदा बच पाई? यह दिल दहला देने वाला सच अब हमें कहानी के अगले सीजन में देखने को मिलेगा। इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया।